सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, आधुनिक भारत के इतिहास में महादजी सिंधिया का क्या योगदान रहा था। महादजी सिंधिया का नाम सुने हो ना आप। महादजी सिंधिया दक्षिण भारत के मराठा राजनीति में एक मराठा नेता होता है। और ये महादजी सिंधिया का जो कॉर्पोरेट होता है वो कौन कौन से क्षेत्र में होता है। महादजी सिंधिया पानीपत के तीसरे युद्ध में क्या योगदान रहता है। महादजी सिंधिया का उत्तर भारत की राजनीति में क्या योगदान रहेगा। महादजी सिंधिया का दक्षिण भारत की राजनीति में क्या योगदान रहता है। महादजी सिंधिया का जो है उत्तरी और पूर्वी भाग में क्या योगदान रहता है। महादजी सिंधिया का राजस्थान के राजपूत राजाओं के साथ क्या योगदान रहता है। इन सब चीज़ों का डिस्कस करने के लिए हम यहाँ बोर्ड पर इस टॉपिक को समझने जा रहे हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ देखिए महादजी सिंधिया, ये कौन है बच्चों। ये महादजी सिंधिया है। महादजी सिंधिया का जन्म, सबसे पहले हम उनके जन्म की बात करेंगे। जन्म के बाद ये देखा जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है पानीपत का तीसरा युद्ध आता है। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद महादजी सिंधिया का जयपुर के राजा प्रताप सिंह होते हैं और प्रताप सिंह से एक युद्ध होगा दौसा जिले में लालसोट के पास। जगह कौन सी है, तुंगा नाम रहता है जगह का। और अगर हम जयपुर के बाद अगर हम बात करें तो जयपुर और जोधपुर के संयुक्त राजा के साथ एक सैनिक अभियान किया जाएगा। और अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो महादजी सिंधिया का रुहेलखंड के नवाब का नाम सुने हो बच्चों। रुहेलखंड के नवाब का नाम सुने हो, नजीबुद्दौला के साथ इनका क्या संपर्क रहता है। और इन रुहेलखंड के नवाब के बाद अगर हम महादजी सिंधिया के इतिहास को देखें तो महादजी सिंधिया के इतिहास को अगर हम देखा जाए तो महादजी सिंधिया का मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इनका क्या संपर्क रहेगा। मुगल सम्राट शाह आलम के बाद अगर देखा जाए इतिहास में महादजी सिंधिया के योगदान को तो अंग्रेज़ों के साथ इनका क्या योगदान रहा था। यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों महादजी सिंधिया। और अगर अंतिम रूप से देखा जाए तो जयपुर और बूंदी के में जो उत्तराधिकारी संघर्ष था उस संघर्ष में किस तरह से महादजी सिंधिया ने हस्तक्षेप किया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं महादजी सिंधिया के इतिहास की। इनका जन्म 1733 ईस्वी में होता है। इनके पिता का नाम रानोजी पटेल होता है। इनकी माँ एक राजपूत परिवार से होती है। यहाँ महादजी सिंधिया एक मराठा परिवार से होते हैं। जन्म को देखने के बाद हम पानीपत के तीसरे युद्ध में इनका क्या योगदान रहेगा। यहाँ पानीपत का मैदान बच्चों ये दिल्ली का प्रवेश द्वार कहलाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। पानीपत का युद्ध कौन कौन के बीच में होता है। पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली पहले पक्ष में होते हैं और दूसरे पक्ष में कौन होते हैं, सदाशिव राव होते हैं। यहाँ
सदाशिव राव का सेनापति कौन होता है? बाजीराव के पुत्र विश्वास राव होते हैं और अन्य मराठा सरदार भी यहाँ होते हैं। इस युद्ध के अंदर महादजी सिंधिया भी होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं पानीपत का तीसरा युद्ध में महादजी सिंधिया का क्या योगदान था। पानीपत का पहला युद्ध कब होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है और पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है। बच्चों, भारत के इतिहास में बाबर का नाम सुना है। बाबर, काबुल से बाबर आया था और इब्राहिम लोदी जो थे वो लोदी वंश के सम्राट होते हैं। वो लोदी वंश के सम्राट इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। दिल्ली के बिल्कुल पास हरियाणा में पानीपत का मैदान होता है और इसी मैदान के अंदर मुगल वंश की नींव रखी जाती है। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में हताहत होते हैं और बाबर इस युद्ध में विजित होते हैं और मुगल वंश के सम्राट कहलाते हैं। मुगल वंश की नींव रखने वाले कौन होते हैं? बाबर होते हैं। मुगल वंश के इतिहास में ही पानीपत के मैदान में पहला युद्ध मुगल वंश के समय में ही होता है, मुगल वंश के समय काल में होता है, मुगल वंश की नींव रखी जाती है। और अगर दूसरा देखा जाए तो 1556 ईस्वी में आदिल शाह का सेनापति कौन है? हेमू विशाल सेना लेकर पहुंचता है पानीपत के मैदान में और इधर अकबर बेराम खान के संयोग से 1556 में हेमू को पराजित कर देते हैं। वो पानीपत का दूसरा युद्ध कहलाता है। अगर पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपकी आंखों के सामने चल रहा है बच्चों। ये पानीपत का तीसरा युद्ध है। यहाँ अहमद शाह अब्दाली हैं, ये विदेश से आए हैं। यहाँ मराठों के नेता सदाशिव राव इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ विश्वास राव, ये बाजीराव के पुत्र होते हैं। यहाँ महादजी सिंधिया इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। ये पानीपत का तीसरा युद्ध इतना भयानक होता है कि इसमें मराठों का सर्वनाश हो जाता है बच्चों। मराठाओं के परिवार में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसका एक सदस्य पानीपत के तीसरे युद्ध में हताहत नहीं हुआ हो, आहत नहीं हुआ हो। महादजी सिंधिया एकमात्र ऐसे मराठा नेता थे जो पानीपत के तीसरे युद्ध से यहाँ से बच के निकल के भाग गए थे और इन्होंने अपनी जान बचाई दी। यहाँ से बचकर निकलने वाले महादजी सिंधिया एकमात्र थे और इसी कारण पेशवा जो माधव राव होते हैं माधव राव ने इनको एमपी में जो ग्वालियर है बच्चों, ग्वालियर का स्वतंत्र शासक मान लिया था, स्वतंत्र शासक इनको घोषित किया था। ग्वालियर का क्षेत्र पूरा महादजी सिंधिया को सौंप दिया था। ये महादजी सिंधिया में एक कुछ कहा जाए तो महादजी सिंधिया का वहाँ से भागकर आ जाना सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये महादजी सिंधिया कैसे बच के निकल के आ गए। ये खतरनाक जो अहमद शाह अब्दाली जो विदेश से आया था और जो ये पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 आक्रमण किए थे, उसी प्रकार बाबर ने भी भारत पर 5 आक्रमण किए थे। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अगर महादजी सिंधिया का योगदान देखा जाए तो जयपुर क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहेगा। जयपुर के राजा प्रताप सिंह होते हैं महादजी सिंधिया और प्रताप सिंह का, यहाँ महादजी सिंधिया और प्रताप सिंह का लालसोट के पास तुंगा नामक जगह पर एक भयंकर युद्ध होता है। ये युद्ध कब होता है बच्चों? ये 1787 में होता है और इस युद्ध के अंदर महादजी सिंधिया को भयंकर पराजय का सामना करना होता है। महादजी सिंधिया को भयंकर पराजय का सामना करना होता है। यहाँ महादजी सिंधिया पराजित होते हैं बच्चों और इसी पराजय के साथ महादजी सिंधिया यहाँ से जाते जाते इनका पीछा किया जाता है प्रताप सिंह के सैनिकों के द्वारा। ये जाते जाते ये राजपूताना के भरतपुर नरेश के यहाँ डिग में ये शरण लेते हैं और ये महादजी सिंधिया ने कहा कि
अगर मैं जीवित रहा तो मैं जयपुर को धूल चटा दूंगा। ये कहते हैं कि अगर मैं जीवित रहा तो मैं जयपुर को धूल चटा दूंगा, जयपुर जो है उसको नस्ता नाबूद कर दूंगा। महादजी सिंधिया ये कहकर भरतपुर नरेश डिग की शरण में चले जाते हैं। 3 years आफ्टर के बाद हम देखते हैं यहाँ जयपुर के राजा कौन होते हैं बच्चों? प्रताप सिंह होते हैं। यहाँ जोधपुर के राजा कौन होते हैं? भीम सिंह होते हैं। महादजी सिंधिया अपने अपमान का मतलब भूले नहीं थे और 3 साल के बाद ये लौट कर वापस ये जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करते हैं। ये प्रताप सिंह और भीम सिंह दोनों को एक साथ पराजित करते हैं। यह युद्ध 1790 में होता है बच्चों। 1790 ईस्वी में जयपुर जोधपुर के साथ यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में महादजी सिंधिया के सामने जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रताप सिंह ने महादजी सिंधिया से मित्रता का हाथ मिला दिया था। हम आपके मित्र हैं, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। और इस तरह महादजी सिंधिया ने जो पुराने जो घाव जो थे वो सारे घाव भर दिए थे। वो सारे घाव कैसे भर दिए थे? प्रताप सिंह ने महादजी सिंधिया को लाख हीरे मोती जवाहरात दिए थे और जवाहरात देने से महादजी सिंधिया अपने पुराना बदला भूल गए थे और इनके साथ मित्रता कर ली थी। यहाँ अलवर की बात की जाए तो अलवर के राजा का नाम प्रताप सिंह था। अलवर की कहानी क्या रहती है बच्चों? यहाँ पे अलवर के राजा प्रताप सिंह हैं। अलवर की कहानी कुछ इस तरह रहती है। जो पहला युद्ध हुआ था, पहले युद्ध में अलवर के राजा प्रताप सिंह जो थे वो महादजी सिंधिया का साथ दे रहे थे और महादजी सिंधिया का साथ देने से जयपुर के प्रताप सिंह और जोधपुर के प्रताप सिंह अलवर के प्रताप सिंह से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। लेकिन जब 1790 के अंदर जब जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ही, यहाँ बच्चों ध्यान देना, जब जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह महादजी सिंधिया के मित्र बन गए तो अब अलवर के राजा प्रताप सिंह को क्या खतरा होने वाला था? अरे कोई खतरा होने वाला था क्या? नहीं, कोई खतरा होने वाला नहीं था। पहले ज़रूर खतरा था क्योंकि पहले जयपुर के जो प्रताप सिंह थे वो महादजी सिंधिया को भयंकर रूप से पराजित किए थे। उस समय अलवर के प्रताप सिंह जयपुर का साथ नहीं दे रहे थे, वो महादजी सिंधिया का साथ दे रहे थे। फिर भी महादजी सिंधिया को धूल चटा दी थी प्रताप सिंह ने। यहाँ अब 1790 के बाद अब खुद प्रताप सिंह जो पराजित हो गए हैं वो अलवर के प्रताप सिंह से कैसे नाराज हो सकते हैं? क्योंकि अब तो महादजी, अब तो सब एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, अब तो सब एक दूसरे के क्या हैं? मित्र हैं। अगर हम बात की जाए बच्चों रुहेलखंड के नवाब की, तो रुहेलखंड का नवाब जो था वो नजीब-उद-दौला था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय रुहेलखंड के नजीब-उद-दौला ने किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। और अहमद शाह अब्दाली का साथ देने की वजह से अहमद शाह अब्दाली ने नजीब-उद-दौला को रुहेलखंड का प्रदेश प्रदान कर दिया था। पहला नंबर, नजीब-उद-दौला का रुहेलखंड का स्वतंत्र शासक बना दिया था, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर अगर देखा जाए तो बच्चों मुग़ल सम्राट आलमगीर सेकंड का इन्हें वजीर बना दिया था। क्या बना दिया था? इनको वजीर बना दिया था। इसी बात से महादजी सिंधिया बहुत नाराज़ थे और महादजी सिंधिया ने यहाँ पर हमला किया और रुहेलखंड के नवाब नजीब-उद-दौला को पराजित किया। आगे की कड़ी में अगर हम देखा जाए तो महादजी सिंधिया का मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ क्या योगदान रहता है? मुग़ल सम्राट शाह आलम की अगर बात करें बच्चों, पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले मराठों का
मराठों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और सम्राट को अपने संरक्षण में ले लिया था। 1761 से पहले दिल्ली जो था वो मराठों के संरक्षण में था, शाह आलम मराठों के संरक्षण में था। लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद 14 जनवरी 1761 के बाद मुगल सम्राट शाह आलम वापस पुनः स्वतंत्र हो गए थे, मराठों से ये आज़ाद हो गए थे। लेकिन यहाँ भारत की राजनीति में परिवर्तन होता है। 1757 के अंदर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव धोखे से पराजित कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं और प्लासी के युद्ध से ही भारत में अंग्रेज़ों की नींव पड़ जाती है बच्चों। और ये प्लासी का मैदान बंगाल में होता है। यहाँ 1764 ईस्वी में बंगाल के ही बक्सर नामक स्थान पर एक फाइनली युद्ध होता है। इस फाइनली युद्ध में भारत की 3 महान शक्तियाँ पराजित हो जाती है। बंगाल के नवाब मीर कासिम होते हैं, इधर आपके दिल्ली के सम्राट शाह आलम होते हैं, अवध के सम्राट शुजाउद्दौला होते हैं। कितनी शक्तियाँ होती है बच्चों? 3 महान शक्तियों को पराजित करने वाले हेक्टर मुनरो होते हैं। गवर्नर कौन होते हैं? हेक्टर मुनरो होते हैं। और यहीं से 1765 ईस्वी के अंदर मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ एक संधि की जाती है और यह संधि इलाहाबाद की संधि कहलाती है। ये कौन सी संधि कहलाती है बच्चों? ये इलाहाबाद की संधि कहलाती है। इलाहाबाद की संधि मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ की जाती है। 1765 ईस्वी में कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद कहाँ पर स्थित है? यूपी में स्थित है। इलाहाबाद एक प्रयाग प्रशस्ति भी है बच्चों, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। अशोक महान का नाम सुने हो प्राचीन भारत के इतिहास में। यहाँ देखिए 1765 ईस्वी में मुग़ल सम्राट शाह आलम अब ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में चला गया था और यहाँ अवध का नवाब कौन होता है? शुजाउद्दौला होता है। शुजाउद्दौला ने अपने यहाँ के जो कड़ा और इलाहाबाद ये 2 जगह मुग़ल सम्राट शाह आलम को सौंप दिया जाता है। मुग़ल सम्राट से को पेंशन देकर अपने संरक्षण में कर लिया था। यहाँ अब दिल्ली वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में है। अंग्रेज़ों ने बक्सर के मैदान के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है। यहाँ दीवानी मामला भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित कर दिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर। ये सिस्टम जो है बच्चों, जो पहले शाह आलम मराठों के संरक्षण में था, अगर प्रारंभिक अवस्था में देखा जाए तो 1761 से पहले यहाँ 1761 से पहले मुग़ल सम्राट शाह आलम कौन के संरक्षण में था बच्चों? ये मराठों के संरक्षण में था। कौन के संरक्षण में था? मराठों के संरक्षण में था। यहाँ अब 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद ये अंग्रेज़ों की संरक्षण में आ जाता है। ये किसके संरक्षण में आ जाता है? अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ जाता है। अगर हम इसके थोड़े आगे की बात की जाए तो 1772 ईस्वी में मुग़ल सम्राट शाह आलम को समय पर वार्षिक पेंशन ना मिलने के कारण मराठों का उत्तर भारत की राजनीति में एक बार फिर प्रवेश होता है और महादजी सिंधिया के सहयोग से ये दिल्ली के शाह आलम एक बार फिर सम्राट बनते हैं। एक बार फिर इनका भव्य राज्याभिषेक किया जाता है। ये महादजी सिंधिया के सहयोग से ये होता है
और 1772 में ये मराठा संरक्षण में आ जाते हैं। 1784 ईस्वी के अंदर शाह आलम, दिल्ली के सम्राट कौन है बच्चों? शाह आलम है। और शाह आलम ने इन्हें नायब का प्रधान पद प्राप्त किया था। इन्हें बख्शी ए मुमलिकात का पद प्रदान किया था। ये सेना का सेनाध्यक्ष होता है। फिर वकील का पद प्रदान किया था। वकील मुतलक का पद प्रदान किया था। महादजी सिंधिया ने ये उपलब्धि हासिल की थी। यहाँ महादजी सिंधिया के इतिहास को देखा जा रहा है बच्चों। अगर हम महादजी सिंधिया और अंग्रेज़ों की बात करें, अगर हम महादजी सिंधिया और अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों ने महादजी सिंधिया को पराजित करने के लिए पोफम के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। पोफम के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। ये पोफम ने ग्वालियर और एक जगह का नाम है बच्चों, वो कौन सी जगह है? वो सिपरी ग्वालियर है और दूसरा नाम है सिपरी। ग्वालियर और सिपरी में पोफम ने महादजी सिंधिया को पराजित किया था। महादजी सिंधिया को पराजित किया था। यहाँ महादजी सिंधिया जो मध्य प्रांत होता है, मध्य प्रांत के ग्वालियर और सिपरी नामक स्थान पर पराजित होने के बाद अंग्रेज़ों से इनकी संधि हो जाती है और ये 1782 की सालबाई की संधि कहलाती है। इस सालबाई की संधि से ही महादजी सिंधिया को एक इम्पॉर्टेंट प्रदेश प्राप्त होता है। इस प्रदेश का क्या नाम होता है? गुजरात का ये भड़ौच प्रदेश प्राप्त होता है। ये कौन सा प्रदेश है बच्चों? ये भड़ौच प्रदेश है। प्राचीन भारत के इतिहास में भड़ौच बंदरगाह का नाम सुना होगा। गुजरात के सौराष्ट्र के पास में कौन सा है? भड़ौच बंदरगाह है। यहाँ हम बात कर रहे हैं महादजी सिंधिया की। महादजी सिंधिया ने जयपुर और बूंदी में जो उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, जयपुर और बूंदी के बुद्ध सिंह होते हैं और जयपुर के जय सिंह होते हैं। इन दोनों के उत्तराधिकारी युद्ध में ये शामिल होते हैं और एक जगह पर युद्ध होता है 1792 ईस्वी के अंदर। 1792 में खेरीबेरी नामक स्थान पर 1792 में खेरीबेरी नामक स्थान होता है बच्चों। ये कौन सा स्थान होता है? खेरीबेरी नामक स्थान पर इस युद्ध में ये सफल होते हैं और बाद में 1794 ईस्वी में इनको जवर हो जाता है। ये बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों आज हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो कौन सा इतिहास देखा हमने? वो हमने महादजी सिंधिया का इतिहास हमने देखा है। महादजी सिंधिया के इतिहास में हमने एक एक जो इनका योगदान रहा था, ये पानीपत के मैदान में इनका क्या योगदान रहा था। पानीपत के बाद अगर आगे बढ़कर देखा जाए तो जयपुर के प्रताप सिंह ने इनको पराजित किया था। फिर जयपुर जोधपुर के दोनों राजाओं को इन्होंने अपनी योग्यता दिखाई, उन दोनों को पराजित किया था। आगे बढ़कर अगर देखा जाए तो ये मुग़ल सम्राट शाह आलम को एक बार फिर उत्तर भारत की राजनीति में प्रवेश किया था। जहां मराठों का जो पहले शासन चलता था ये दोबारा वहां प्रवेश किए थे और दोबारा मुग़ल सम्राट शाह आलम को दिल्ली का सिंहासन इनको प्रदान किया था। दिल्ली का सिंहासन प्रदान करने के बाद मुग़ल सम्राट शाह आलम से इन्होंने एक पद प्राप्त किए थे। वो पहला पद कौन सा होता, वो दूसरा कौन सा होता, वो तीसरा, तीन पद प्राप्त किए थे। और तीनों पद प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों से भी इनका जो है युद्ध होता है। पोफम नामक अंग्रेज़ ने इनको पराजित किया था ग्वालियर और सिपरी नामक स्थान पे। बाद में इनको गिफ्ट में एक भड़ौच प्रदेश मिलता है। जयपुर और बूंदी के मामलों में भी ये हस्तक्षेप किए थे। महादजी सिंधिया का नाम बड़े जो है मराठी राजनीति में
इतिहास के पन्नों पर लिया जाता है बच्चों। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।